हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एडिटोरियल अड्डा में। एक बार फिर से एक नए एपिसोड में हम आपके साथ हैं। और आज जो हमने टॉपिक चुना है वो है भौतिक विज्ञान। और इससे पार्ट 2, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, तो आज पार्ट 2 हम आपके लिए ला रहे हैं। और आज के जो टॉपिक हैं इसमें ध्वनि और प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम लोग कैरी करेंगे। ध्वनि में जैसे श्रव्यता सीमा, डॉपलर प्रभाव के बारे में विशेष रूप से देखेंगे। ऊष्मा में बात करें तो ताप के विभिन्न पैमाने हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ प्रकाश की जो चाल है, लेंस हैं, अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और साथ ही साथ मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सब को हमने यहाँ पर कैरी किया है। तो क्राउन की बुक से ये पेज नंबर 355 से 370 के बीच में हमने इसको कवर किया है। और इसी को हमने लुसेंट की साइंस बुक से भी कवर करने की कोशिश की है। बहुत हद तक मैंने कवर कर लिया है सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो कुल 50 प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं। तो चलिए आज एपिसोड शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? सही जवाब हो जाएगा, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। वैसी तरंग है जिसकी उत्पत्ति किसी न किसी वस्तु के कंपन करने से होती है, उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्यता यानी हियरिंग संबंधित निम्नलिखित सत्य कथन को पहचानें। सही जवाब है, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही सुमेलित हैं, जबकि इसमें तीसरा कथन जो दिया गया है इसमें कहा जा रहा है कि प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों को कोई नहीं सुन सकता, जबकि ये बात गलत है। कुत्ता एवं चमगादड़ जैसे जीव जो हैं ये ऐसे तरंगों को सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल पर दाब, ताप, आर्द्रता और वायु के प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही जवाब है ऑप्शन सी यहाँ पर असत्य है। कहा जा रहा है कि आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल घट जाती है, जबकि ऐसा गलत है। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल को सही सुमेलित करना है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी डीसीबी। ये जल में जो है ये 1450 मीटर पर सेकेंड की चाल होती है, हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकेंड, कांच में 5650 मीटर पर सेकेंड और एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के तारत्व यानी पिच से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य दिए गए हैं। पहला कथन कहता है तारत्व के कारण ही ध्वनि की मोटी या सुरीली ध्वनि में अंतर किया जाता है। दूसरा कथन है निम्न तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति कम होती है, इस कारण से वह मोटी सुनाई पड़ती है। स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व पुरुष की अपेक्षा उच्च होता है। और चौथा कथन है कि ध्वनि के तारत्व का ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं है। तो चारों कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 17.2 मीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तब हम प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1/10 सेकंड तक ये ध्वनि का प्रभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनका पथ विचलित होता है, यह कौन सी घटना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में यूएसए का टैकोमा पुल किस कारण से क्षतिग्रस्त हो गया था? सही जवाब है अनुनाद के कारण, यानी रेजोनेंस जो एक गुंजन होती है आवाज की, इसके कारण ये टैकोमा पुल गिर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान आवृत्ति व आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचकर ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण करती है तो यह घटना क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ये व्यतिकरण कहलाता है, ध्वनि का व्यतिकरण, यानी कि दो समान ऊर्जा और समान आयाम की जो ध्वनि होती है एक जगह पहुंच करके वहां से फिर से एक नए जोश से आगे की ओर बढ़ती है, तो ये व्यतिकरण होता है, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण श्रोता द्वारा ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देना कौन सी घटना है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी माध्यम में वस्तु की चाल तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? सही जवाब है यहाँ पर मैक संख्या, मैक नंबर कहलाता है। नेक्स्ट, प्रस्रव्य तरंगों के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यहाँ पर सभी कथन सत्य दिए गए हैं कि इसका उपयोग शरीर में ट्यूमर का पता लगाने तथा गठिया रोग के उपचार में होता है। प्रस्रव्य तरंगों द्वारा दूध के जो अंदर हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट किया जाता है। वायुयान तथा घड़ी के पुर्जों को सफाई करने में इनका प्रयोग होता है क्योंकि ये छोटे छोटे पुर्जे होते हैं। और साथ ही साथ सोनार द्वारा इसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां नंबर क्वेश्चन है, मानक दाब पर 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 कैलोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कैलोरी किसके बराबर है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4.186 जूल के बराबर होती है 1 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप का रोमर पैमाना तापमान को कितने बराबर भागों में बांटता है? सही जवाब होगा 80 बराबर भागों में बांटता है। जबकि अन्य पैमानों की अगर बात करें तो सेल्सियस 100 बराबर भागों में बांटता है, फ़ारेनहाइट 180 बराबर भागों में बांटता है, वही रोमर के बारे में अभी हमने बात की 80 बराबर भागों में, और केल्विन फिर 100 बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 डिग्री सेल्सियस निम्नलिखित किसके बराबर है? सही जवाब होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको समझा दिया गया है, आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन निकालने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, -273 डिग्री सेल्सियस, यानी इससे नीचे कोई तापमान नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्या है? सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस में 36.8 डिग्री सेल्सियस, और जब केल्विन में इसको हम ज्ञात करेंगे तो 309.8 डिग्री केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तापमान को मापने के लिए हम निम्नलिखित में किसका उपयोग करेंगे? सही जवाब होगा अल्कोहल तापमापी का हम उपयोग करेंगे। निम्न ताप मापने के लिए पारे की जगह अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, जबकि उच्च तापमापी में हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? सही जवाब होगा विकिरण के द्वारा पहुंचती है, बिना माध्यम के चालन और संवहन विधि काम नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऊष्मा धारिता कहलाती है। ये वह ऊष्मा जो किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन की वृद्धि के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? सही जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट का एसआई मात्रक क्या है? यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट, प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न करने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? यहां फ्रीऑन गैस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस तापमान अंतराल में गर्म पानी को ठंडा होने में कम समय लगेगा? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तापमान जो होगा इसको बहुत कम समय लगेगा, जबकि 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री तापमान होने में ज़्यादा समय लगेगा। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर जो होती है वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु और वातावरण का तापांतर जितना अधिक होगा वह वस्तु उतनी ही जल्दी ठंडी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस में
प्रकाश की चाल न्यूनतम है? सही जवाब होगा कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, जबकि अन्य की बात करें तो निर्वात में ये लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल का होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। वहीं कांच में ये 2.10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। तो यहाँ हम देखें तो कांच में इसकी चाल सबसे कम होती है। और अगर हम वायु की बात करें तो वायु की चाल निर्वात से थोड़ी कम होती है, क्योंकि वायु में कुछ प्रदूषण भी होते हैं, कुछ वायु के कण, अन्य कण होते हैं जो दूषित कण होते हैं, जिस कारण से इसकी चाल पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है, जबकि निर्वात में कुछ भी नहीं होता, इसलिए इसकी चाल मैक्सिमम होती है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, जो 500 सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और साथ ही साथ आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो दर्पण के बीच का कोण 45 डिग्री है, तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? सही जवाब होगा 7। यहाँ पर एक फॉर्मूला है 360/θ, यानी कि थीटा एक एंगल को बताता है। इसके सम होने पर कुल प्रतिबिंब की संख्या जो होती है, मतलब 360/θ से अगर डिवाइड उसको करते हैं और उसमें एक घटा लेते हैं तो सम अंक के लिए ये प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ज्ञात करें तो ये 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मोटर कार के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, जबकि सोलर कुकर, मोटर कार के हेडलाइट और रोगियों की आंख, नाक, कान, दांत की जांच में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के तल से आकाश का रंग काला दिखने का क्या कारण है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होता है, इस कारण से चंद्रमा पर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता। तो यहाँ दोनों कथन दिए गए हैं जो सत्य कथन है। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों तथा उनके अपवर्तनांक को सही सुमेलित करें। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जल का जो अपवर्तनांक है ये 1.33, कैरोसिन का 1.44, हीरा का 2.42 और वायु का 1.003, जो लगभग 1 के ही बराबर होता है। तो यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है? सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी पानी में डूबी हुई छड़ जो होती है वो टेढ़ा मालूम पड़ना, ये अपवर्तन के कारण ही होता है। सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई पड़ना, यह भी अपवर्तन के कारण होता है। आकाश में तारे का टिमटिमाना और साथ ही साथ पानी से भरे बर्तन के पेंदी में पड़े सिक्के का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ये सब घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थ को उनके क्रांतिक कोण से सही सुमेलित करें। सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ क्रांतिक कोण की बात करें तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होता है तो 90 डिग्री का जो अपवर्तन कोण है उसके साथ वाले आपतन कोण को दोनों माध्यमों के बीच का क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो पानी से वायु में प्रकाश जाने पर क्रांतिक कोण 48 डिग्री हो जाता है, कांच से वायु में जाने पर ये 42 डिग्री होता है, और हीरा से अगर वायु में जाए तो ये 24 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का चमकना तथा मरुस्थल में मरीचिका यानी मिराज का दिखना किस कारण से संभव हो पाता है? सही जवाब है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी डाइवर्जिंग लेंस? सही जवाब होगा अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस। अवतल लेंस अनंत से आने वाली प्रकाश को फैला देती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं, जबकि उत्तल लेंस अनंत से आने वाली प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं।
पानी में हवा का बुलबुला एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? सही जवाब है बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बात करें तो ये 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6200 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, जो सबसे अधिक है। और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य 4460 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, जो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक रंग नहीं है? सही जवाब है पीला प्राथमिक रंग नहीं है। मेजेंटा, सियान और पीले जो हैं ये द्वितीयक रंग कहलाते हैं, जबकि अन्य 3 प्राथमिक रंग हैं। नेक्स्ट, जो वस्तुएं सभी रंगों यानी तरंग दैर्ध्य वाली सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग क्या होता है? सही जवाब है सफ़ेद होगा। सभी रंगों को अवशोषित करने पर वह काली दिखेगी। नेक्स्ट, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के संदर्भ में वस्तु की स्थिति तथा प्रतिबिंब की स्थिति को सही सुमेलित करें। यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि F1 पर अगर वस्तु है तो अनंत पर उसकी प्रतिबिंब होगी। 2F1 पर और F1 के बीच अगर वस्तु है तो 2F2 से परे उसकी प्रतिबिंब बनेगी। 2F1 पर अगर प्रतिबिंब वस्तु है तो 2F2 पर इसकी प्रतिबिंब बनेगी, जबकि F1 से परे है तो फिर ये प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी P इज इक्वल टू यानी पावर इज इक्वल टू 1/f डायोप्टर। नेक्स्ट, निम्नलिखित दृष्टि दोष तथा उनके निदान के लिए उपयोग होने वाले लेंस को सही सुमेलित करें। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी DCBA। अगर यहाँ पर बात करें तो जरा दृष्टि दोष जो खासकर होता है वृद्ध व्यक्तियों में होता है। वृद्धावस्था में नेत्र लेंस जो होता है उसकी लचक कम हो जाती है और सिलियरी मांसपेशी जो है उसकी समंजन क्षमता भी कम हो जाने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है, जिसको बाइफोकल लेंस से दूर किया जाता है। जबकि अस्टिग्मेटिज्म जो है ये एक उन व्यक्तियों में रोग होता है आँख का जो वर्टिकल वस्तु को ठीक से नहीं देख पाते, जबकि हॉरिजॉन्टल वस्तु को ठीक से देख पाते हैं। तो ऐसे दोष को बेलनाकार लेंस यानी सिलिंड्रिकल लेंस से दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक बना रहता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1/10 सेकेंड तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहता है। नेक्स्ट, 2.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी जितना मीटर लंबा व्यक्ति है उसके आधे कम से कम उसकी दर्पण की लंबाई होनी चाहिए, जिसमें अपना वो पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? सही जवाब होगा प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस प्रयोग होता है कैमरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा फिल्म से इसकी तुलना की जाती है रेटिना की। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेशन से हम समझ सकते हैं। P इज इक्वल टू 1/f होता है मीटर में, तो यहाँ पर आप 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f और f इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 मीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, आप इसका ज़रूर कमेंट में आंसर देंगे। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको सही आंसर लगे ज़रूर कमेंट करें। तो नेक्स्ट एपिसोड हमारा आएगा ये भौतिक विज्ञान का पार्ट 3, जिसमें हम फिजिक्स को पूरा ख़त्म कर देंगे और ये होगा पेज नंबर 370 से 391 के बीच। तो कल फिर से मिलते हैं शाम के 7 बजे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।